लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग एग्रोकेमिकल वेस्टेज देखे, रेडियो एक्टिव वेस्टेज देखे थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखे, ग्लोबल वार्मिंग को समझे। नाउ वी टॉक अबाउट द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन के बारे में देखेंगे एंड उसके बाद डिफॉरेस्टेशन वगैरह मैकेनिज्म को देखेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन में एक ओजोन के बारे में एक कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान में रखना है। ओजोन की एक फीचर कि ओजोन जब ट्रोपोस्फीयर में होगा तो एज अ पॉल्यूटेंट वर्क करेगा, जब स्ट्रेटोस्फीयर में होगा तो वो एक तरीके से गुड ओजोन, एक तरीके से हेल्प करता है, ओजोन लेयर को फॉर्म करके हेल्प करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन अर्थ पे नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैकेनिज्म जो हो रही है बेटा, मॉलिकुलर ऑक्सीजन है, मॉलिकुलर ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहा है इन रेडिएशंस की वजह से, O- में ब्रेक डाउन किया, फिर एक ये ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करके एंड फाइनली O3 को बनाएगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस उस लेयर में चल रही है, स्ट्रेटोस्फीयर के जोन में चल रही है, जिसकी वजह से हम प्रिवेंटिव हैं एक तरीके से, हमारे लिए ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा अगर यूवी रेडिएशंस अर्थ तक इस तरह हाई रेट से आने लगेंगी। तो हमको सब पता है कि क्रोमोसोमल एबरेशन होगा, बहुत हायर अमाउंट में क्रोमोसोमल एबरेशन होगा, टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कैंसर कॉजिंग एजेंट देखेंगे, म्यूटेशन, कई तरीके के म्यूटेशन हमें डीएनए में देखने को दिखे। तो इस तरीके के बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे जिससे सर्वाइवल जो है ये इतना इजी नहीं चल सकेगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यू हैव अर्लियर स्टडीड इन केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 अबाउट द bad ozone formed in the lower atmosphere, that is troposphere, that harms plants and animals. There is good ozone also. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere, and it acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. अब ये इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता भी होगा ये पहले से, शील्ड की तरह एक वहाँ पे ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह वर्क कर रही है। यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब यूवी रेज। अब बताना मुझे ये स्पेक्ट्रम क्या होगा, डीएनए के स्पेक्ट्रम के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आंसर सेंड करना मुझे। एंड इट्स हाईली ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स विद इन दीज मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वहाँ पे वेरिएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, एबरेशंस आएंगे, अगर डीएनए में होगा तो एबरेशंस आएंगे। ठीक है, उसकी वजह से अलग अलग डिजीज़ होंगी। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in terms Dobson unit। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, ओजोन लेयर की थिकनेस का मेजरमेंट जो होता है दैट इज इन डॉप्सन यूनिट, DU। क्लियर है? ठीक है, ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फाउंड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। कंटिन्यूस एक रिएक्शन चल रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से ओजोन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वहाँ पे एक लेयर जैसा डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस यूवी रेस किस पे एक्ट करेगी, यूवी रेस एक्ट करेगी मॉलिकुलर ऑक्सीजन पे, मॉलिकुलर ऑक्सीजन देन ब्रेक डाउन कर जाएगा एंड उसके बाद वो अगेन मॉलिकुलर ऑक्सीजन से बाइंडिंग करेगा और फाइनली O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? एंड देयर इज कंटिन्यूस डिग्रेडेशन, ओजोन गैस का डिग्रेडेशन, फॉर्मेशन एंड इसमें CFC का फिर रोल आ जाएगा। तो देखते हैं, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इस जो ये डिग्रेडेशन है, जो ये प्रोसेस चल रहा है ओजोन का फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, ये एक बैलेंस में रहना चाहिए, तभी तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अदरवाइज ये डिस्टर्ब होगा तो यूवी रेस अर्थ तक आने लगेगी। Of late, the balance has been disrupted due to enhancement of ozone degradation। अगर ओजोन डिग्रेडेशन का enhancement हो जा रहा है तो उससे क्या होगा, ये बैलेंसिंग डिस्टर्ब होगी। और इसके लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट एक केमिकल रोल प्ले कर रहा है दैट इज CFC। CFC किसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हमें कहाँ देखने में मिलता है, AC में, रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग इफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरो carbons। CFC find wide use as refrigerants,
CFCs discharged in the lower part of the atmosphere move upward and reach stratosphere. अब बेटा देखो यहाँ पे ना आपको गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज आएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हीट बढ़ेगी तो गैस डिफ्यूज़न का रेट हाई होगा, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सारे फिनोमेना यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। और फिर वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल गैसेस हैं, तो क्या वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट वो किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे CFC कैसे हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, जैसे क्लोरीन उससे अलग होता है, वो उसके बाद कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन स्ट्रेटोस्फीयर UV रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। जैसे ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ CFC डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ह्यूमन यूज़ की वजह से रिलीज़ हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और जब वो स्ट्रेटोस्फीयर अपर लेयर तक पहुँचेगी तो फिर वहाँ पे UV रेज उस पर एक्ट करने लगेगी। जो UV रेज O3 पे एक्ट कर रही थी वही वहाँ तो UV रेज आ रही है, वो CFC पे एक्ट की, CFC पे एक्ट की तो उसने क्लोरीन को रिलीज़ कर दिया। क्लियर। रिलीजिंग क्लोरीन एटम, क्लोरीन डिग्रेड्स ओजोन रिलीजिंग मॉलिकुलर ऑक्सीजन। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, ओजोन को डिग्रेड कर रहा है। एक तरफ ये UV रेज भी ओजोन को कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन में रोल प्ले कर रही थी। एक डिग्रेडेशन में एक एडिशनल पॉइंट आ गया कि क्लोरीन कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है एंड वो डिग्रेड करेगा अब ओजोन को, ठीक है। अब ओजोन को डिग्रेडेशन बढ़ेगा तो मतलब नंबर ऑफ ओजोन कम होंगे। क्लियर। With chlorine degrades ozone releasing molecular oxygen with these atoms acting merely as a catalyst। ये कोई नया केमिकल वहाँ नहीं बनाएगा, इसलिए ये वहाँ पे सस्टेन रहेगा, मतलब प्रेजेंट रहेगा। और जितना भी CFC रिलीज़ हो रहा है उसमें जाके क्लोरीन जैसे ही अलग हो रहा है UV रिएक्शन की वजह से वो वहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्योंकि वो कोई केमिकल में कन्वर्ट हो जाता, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता, प्रोडक्ट में फॉर्म कर जाता, तो वो यूटिलाइज होता, किसी अदर फॉर्म में चेंज होता। बट वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे क्लोरीन। तो उस वजह से वो रिएक्शन कंप्लीट, ओजोन ब्रेक डाउन हुआ मॉलिकुलर ऑक्सीजन में, देन अगेन वो क्लोरीन फ्री हो गया, फिर से रिएक्शन करेगा, दूसरे ओजोन से रिएक्शन करेगा, तो ओवरऑल क्या होगा कि उससे वहाँ पे एक डिप्लीशन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन गैस क्लोरीन एटम उसको कैटलाइज करेगी, डिग्रेडेशन रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन कर देगा मॉलिकुलर ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, क्लोरीन एटम ओजोन पे क्लोरीन एटम एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट एंड एज अ रिजल्टेंट मॉलिकुलर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक। Chlorine in stratosphere UV rays act on them releasing chlorine atom. Chlorine degrades ozone releasing molecular oxygen. With these atoms acting merely as catalyst, chlorine atoms are not consumed in the reaction. Hence, whatever CFCs are added to the stratosphere, they have permanent and continuing effects on ozone degradation. एक तरीके से वो ओजोन के लेवल को डाउन कर रहा है। क्लियर बेटा, जितना भी अमाउंट CFC का रिलीज़ हो रहा है वो जाके जैसे उस पर UV एक्ट करेगा, क्लोरीन एटम रिलीज़ होगा, वो क्लोरीन एटम एज अ कैटलिस्ट रोल करेगा, वो O3 को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। O3 को ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ पे ओजोन लेयर में O3 का जो कंपोजिशन है वो कम होता जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक। और इसमें क्लोरीन एटम एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद ये फिर से फ्री हो जाएगा, दूसरे ओजोन पे एक्ट करेगा, फिर फ्री होगा, फिर दूसरे ओजोन पे एक्ट करेगा। तो एक चेन ऑफ द रिएक्शंस यहाँ हमें दिख रहा है, जिसमें जो डिग्रेडेशन में रेट ऑफ डिग्रेडेशन ओजोन की हाई कर दी, तो जो बैलेंसिंग था ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में, जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड O3 का कन्वर्जन, ठीक है, O2 से O3 का बनना या O3 का डिग्रेड होके फिर से O2 का बनना, ये एक जो कन्वर्जन रिएक्शन चल रहा था उसको इसने क्या कर दिया, डिसबैलेंस कर दिया। क्लियर बच्चा। Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctic region. This has resulted in formation of a large area of thinned ozone layer.
कॉमनली कॉल्ड एज द ओजोन होल। अब आप बेटा यहाँ पे देखो जियोग्राफी यहाँ पे मेंटेन है, ठीक है। जियोग्राफी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है कि हम अंटार्कटिक में तो इतनी पॉपुलेशन है नहीं, अंटार्कटिक में तो इतना यूज़ हो नहीं रहा है, तो डिप्लीशन अंटार्कटिक में क्यों रिपोर्ट हुआ, ठीक है। इसके अंदर फिर से तुम्हारा गैसियस लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन, जो एटमॉस्फेयर की लेयर की थिकनेस है, ठीक है, हमारे साइड इक्वेटर पे हायर है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वहाँ जो थिकनेस है वो कम है, जो गैप है अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में वो कम है, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट, वहाँ पे इसका डिपोजिशन, क्योंकि ये कैसा है ना, जैसे छोटे से रूम में कोई चीज़ डिफ्यूज़ की तो वो इक्वली डिफ्यूज़ हो जाएगी। सेम वे में एटमॉस्फेयर एक ओपन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर को माने अगर हम तो वो डिफ्यूज़न के रेट से, तो वो एक क्लोज सिस्टम की तरह एज्यूम कर लो, और जो भी CFC रिलीज़ हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट में वो पूरे जोन को कवर करेगी, उसी जोन में अंटार्कटिक जोन को कवर कर रही है, और वहाँ पे क्योंकि जो दोनों अर्थ सरफेस और लेयर के बीच में गैप कम है, ठीक, इसलिए वहाँ पे इसका इफेक्ट फास्टर इफेक्ट दिख रहा है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर कॉमनली कॉल्ड एज द ओजोन होल, जो आपको इमेज में भी दिख रहा था, ठीक है। ये इमेज ध्यान से देखो, यहाँ पे पर्पल कलर से इंडिकेट किया हुआ है। ओजोन होल इज़ द एरिया अबव अंटार्कटिका shown in purple color where the ozone layer is the thinnest. Ozone thickness is given in Dobson unit। यही क्वेश्चन, ये यहाँ से आपको मार्क करना है बेटा NCERT में। See carefully the scale shown in color violet to red। जो एरिया, जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग, डॉप्सन यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को एक तरीके से वो ले लिया गया, पैरामीटर सेट कर दिया गया कि कलर के स्केल पे, पर्पल से रेड के स्केल पे वो वेरिएशन ऑफ कलर को शो करेगा अकॉर्डिंग टू द ओजोन लेयर। द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन द लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। और इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर। नाउ यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी, यूवी टाइप का है एक बेटा बी, are almost completely absorbed by Earth's atmosphere. Given that the ozone layer is intact but UVB damage DNA and mutation may occur, it causes aging of skin, damage to skin cells and various types of skin cancer. In human eye, cornea absorb UVB radiation and a high dose of UVB cause इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। अब स्नो ब्लाइंडनेस क्या हुआ ना बेटा, एक तुम लोगों ने अगर कुछ पिक्स वगैरह देखी हो या मूवीज़ वगैरह देखा हो या खुद भी गए हो घूमने, अगर हिली एरिया में जहाँ स्नो पड़ती है, फॉल होता है, वहाँ पे देखा हो तो जो लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं वो गॉगल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो स्नो का सरफेस है उससे भी तो लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड दे वो हिट करते हैं आइस को, कॉर्निया को, तो वहाँ पे वो डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो वही दिया है, उनको प्रिवेंटिव मेजर के थ्रू गॉगल्स पहनना चाहिए। स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, ठीक है, ये सब आई से रिलेटेड डिजीज़ हैं जो कि कॉज हो सकती हैं। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, अगर ज़्यादा ओवर एक्सपोजर हो यूवी से, यूवीबी रेडिएशन से, तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। रिकॉग्नाइजेज द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल treaty known as the Montreal Protocol was signed at Montreal Montreal in 1987, effective in 1989। अगेन ये इन्फॉर्मेशन बेटा आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब दिया गया था, कहाँ हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा में इन 1987 में साइन किया गया था एंड इफेक्टिव था 1989 से, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कंट्रोल करने के लिए, एक पैरामीटर सेट करने के लिए कि व्हाट आर द लोअर लिमिट, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लिमिट, एक लिमिट सेट करने के लिए कि आप कितना यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे बैन करना है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इस तरीके का उसमें पास किया गया। क्लियर। नाउ सब्सिक्वेंटली मेनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन definite roadmaps separately for developed and developing countries for reducing the emission of CFCs and other ozone depleting chemicals। क्लियर है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, देखो एक तो ये जो रेडिएशन से रिलेटेड जितनी डिजीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई वो इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है, कंट्रीज इम्पॉर्टेंट है, ईयर इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको एक यहाँ से डेटा बेस्ड आप नोट्स बना लोगे। क्लियर, दिस इज अबाउट द ओजोन डिप्लेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अभी लास्ट नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पे आप वेल अवेयर्ड हो, इन सब चीज़ों से भी बहुत सारी बातें हुई हैं इवोल्यूशन इकोलॉजी में और अवेयरनेस में, इंटरेक्शन के टाइम, ये सब बातें कई बार आई हैं। ठीक, सॉइल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से इकोसिस्टम डेवलप होगा, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, ये हम लोगों ने कई बार बात की है। तो जस्ट एक बार देख लेते हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट ऑल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस। जो हम हैबिचुअल होते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड लेने का, उनको इम्प्रॉपर उनका कंजम्पशंस करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, इस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज। जैसे अगर हमने वो सक्सेशन वाला फिनोमेना बेटा आप लोग को याद हो कि धीरे धीरे कैसे एक सॉइल वाली जगह पे, एक लैंड पे धीरे धीरे वहाँ पे ग्रोथ, लाइकेंस से ग्रोथ, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म, फिर एक पूरा हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या किसी भी अमेजोन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट, किसी की भी फॉरेस्ट की बात करें तो उसको बनने में हज़ारों साल लगे। ठीक है, उस चेंज को वो जो एक सक्सेशन हुआ है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है और वहाँ पे एक स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन या स्टेबल सिस्टम तक वो जगह, वो एरिया अचीव की है, तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ की सॉइल का है उसमें। ठीक है, और सॉइल किस में आ गया बेटा, एडोफिक कंडीशन में, एडोफिक प्रॉपर्टी। ठीक, उसको बनने में, उस सॉइल को उस तरीके की प्रोडक्टिविटी को लाने में भी कई साल लगे, हज़ारों साल लगे, तब तो वहाँ कुछ ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वो इसी की बात कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजली ड्यू टू ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, जो हम लोग कैटल्स के लिए यूज़ करते जा रहे हैं, जैसे ब्राज़ील वगैरह के साइड में, अमेजोन फॉरेस्ट वाले साइड में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी एग्जांपल्स में देखे थे हम लोग कि कैटल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कटिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है। एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जो सिंचाइयों के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस कम है। रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ लैंड, उससे क्या हो रहा है, जगह एक हमें पैचेस जैसा सॉइल का इरोजन, सॉइल के पैचेस, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। व्हेन लार्ज, क्योंकि हमें पता है दीज प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हैं ही, उसके बाद वो वहाँ की देखो हर चीज़ रिलेटेड थी। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस भी रिलेटेड है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल, बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर देयर। ठीक है, उस पर डिपेंडेंट थे सब। तो अब हम उनको ही ख़त्म करेंगे, रिसोर्सेज व्हाटएवर हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं उससे, तो ऑलरेडी इफेक्ट वहाँ की सॉइल को पड़ेगा। ठीक है, When large barren patches extend and meet over time, a desert is created. और एक लॉन्ग टाइम में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हर जगह जो सक्सेशन चल रहा है ना, उसमें फिर डेजर्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays। और जैसे बाकी चीज़ों में हम देख रहे थे कि रेट बहुत हाई हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरप्शन। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन उसके रेट को इन्हेंस करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो किसी भी नेचुरल फिनोमेना, किसी भी नेचुरल सक्सेशन, या हम बात करें यूट्रॉफिकेशन की बात करें, किसी एक्वेटिक की, हर जगह रेट हाई हो चुके हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, जिस तरीके से ह्यूमन यूज़ कर रहा है उसको। तो इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज दैट डिजर्टिफिकेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज, पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। अब हम इसको भी कई बार एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि जैसे हम
शिफ्टिंग कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम ग्रीन वाली जगह पे हम जाना चाहते हैं, हम देखते हैं घूमते, अरे ये बहुत लोकेशन अच्छा है, बहुत प्यारा है। हमने पसंद क्या किया, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ पे कोयल का बोलना, वहाँ पे पक्षियों का होना, ठीक है, वहाँ पे बटरफ्लाइज दिखना, वहाँ पे फ्लावर्स दिखना, इसको हम पसंद करके इस जगह को पसंद किए थे। किसी भी पर्टिकुलर ए प्लेस को हमने लाइक किया, फिर हम धीरे धीरे क्या करें, ओके यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक। अब हम अकेले क्यों रहेंगे, हम अपने दोस्तों को भी लाएंगे, हम अपने जान पहचान के लोगों को भी लाएंगे, उसके बाद उनके 10 जान पहचान के लोग आएंगे, उसके बाद 2 और आएंगे, तो एक पूरा ग्रुप वहाँ पे नई जगह जहाँ पे पहाड़ था, पर्वत पहाड़ पेड़ पक्षी, ठीक है, बटरफ्लाइज, इस तरीके का एक सुंदर सा इन्वायरमेंट था, वहाँ पे ह्यूमन हो गए। और फिर धीरे से वही ह्यूमन क्या कहेंगे, पहले ये जगह बहुत अच्छी थी, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे, पहले यहाँ बहुत अच्छा था, प्योर एयर थी, एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत था, पॉल्यूशन फ्री था, ठीक, हम यहाँ घूमने आते थे। अब ये धीरे धीरे कैसा हो गया, वो धीरे धीरे कैसे हुआ, वो ह्यूमन यूज़ की वजह से हुआ, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्लियर। आप जगह, आप कोई कंस्ट्रक्टर होगा उसको डिज़ाइन करेगा, कोई बिल्डर है डिज़ाइन करेगा, उसके बाद उसको सेल करेगा, तो वो एक पूरे एरिया को कवर करता है, क्लियर। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। जब मैंने फार्मर्स के इशू बताए थे तो मैंने बताया था वहाँ पे कि सॉल्ट सैलिनिटी, ठीक है, वो जो सॉइल सैलिनिटी, जो सॉइल वो यूज़ कर रहा था कई 100 सालों से, उस जगह पे वो खेती कर रहा था, उस सॉइल की एकाएक केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो गई, ये किसान क्वेरी कर रहा था, ठीक है। आपके ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से मेरी सॉइल में सैलिनिटी कैसे आ गई, ठीक है, उसका क्या रीज़न था, जो भी इरिगेशन के लिए प्रॉपर ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम यूज़ हुआ, उससे वाटर तो खूब सारा मिला, फर्टिलाइज़र यूज़ हुए, ठीक है, डिफरेंट हाई वैरायटी के सीड्स यूज़ हुए, प्रोडक्टिविटी रेट को हाई कर लिया गया, बट धीरे धीरे वहाँ पे ड्रेनेज का बहुत अच्छे से नहीं था यूटिलाइजेशन, कि वाटर कैसे ड्रेनेज हो। तो वाटर जब ड्रेन नहीं होगा तो वाटर कहीं एक्यूमुलेट कर जाएगा, जब वहाँ एक्यूमुलेट करेगा तो वाटर इज़ एक्वस सॉल्यूशन, या एक्वस सॉल्यूशन है तो ये यहाँ की सॉइल से रिएक्ट करेगा, यहाँ जो भी केमिकल है उसके लिए ये एक मीडियम की तरह वर्क करेगा। उसी वजह से क्या होगा, जो इस सॉइल के सॉल्ट होंगे वो धीरे 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 यहाँ पे एक्ट करेंगे और इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और इस सरफेस पे आ जाएंगे, तो वो सॉइल ओवरऑल जो सॉइल में डेप्थ में था वो सारा सॉल्ट ऊपर आ गया, ठीक है बेटा, एक मीडियम की तरह। ऑक्सीजन के लिए भी सेम उसी तरीके से, इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, तो एक तरीके से वहाँ पे सिस्टम निगेटिव बन गया। स्टार्ट तो हमने पॉजिटिव किया था, लेकिन वहाँ पे एक वाटर लॉगिंग की वजह से वहाँ पे सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई, इन्हेंस कर गई, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने बहुत प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को नहीं अप्लाई किया था, ठीक है। तो इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। ध्यान देना इस चीज़ को, वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल के जो डेप्थ में था, सॉइल की मैं लेयर एक बार आपको पढ़ा दूँगी बेटा, सॉइल की जो लेयर उसमें अपर लेयर पे सॉल्ट आ गया, तो उससे क्या हो गया, सॉइल में सैलिनिटी आ गई। द सॉल्ट देन is deposited as a thin crust on the land surface or starts collecting at the roots of the plants. Okay, this increased salt content is inimical to the growth of crop, उसको affect करेगा, and is extremely damaging to agriculture. Water logging and soil salinity are some of the problems that have come in the way of the green revolution. ठीक है, important है, ध्यान में रखना, क्लियर। नाउ डिफॉरेस्टेशन सबको पता है बेटा, ये भी कि क्या है, जो हम कटिंग करते जा रहे हैं दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, और हायर रेट में ये अगेन अमेजॉन फॉरेस्ट जो हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, और जो इमेजेस देखे थे वहाँ पे हम लोगों ने बेटा इश्यूज़ वगैरह जब स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने अमेजॉन फॉरेस्ट की तुम्हें बिफोर आफ्टर इमेज दिखाई थी, ठीक है, उससे ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी फिर अफेक्ट होगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू नॉन फॉरेस्ट वन, ठीक है, एक जगह बहुत पेड़ पौधे लगे हुए उसको कट करके हमने नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन।
अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, और उसमें मैंने बताया था जब तक मैं लेक्चर ले रही हूँ तब तक वहाँ कितने पेड़ कट जा रहे हैं। एक हायर रेट से ब्राज़ील वगैरह साइड में जो अमेजन फॉरेस्ट वाला एरिया है वो पूरा कट हो रहा है, कंटिन्यूस कट हो रहा है। ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। अब देख लो ये जो लॉस है उसमें परसेंटेज में कितना वेरिएशन है। टेम्परेट रीजन में 1% है एंड ट्रॉपिकल रीजन में 40% तक फॉरेस्ट का लॉस हो चुका है। द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रीम इन इंडिया, एंड इंडिया भी कोई इससे ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं हो रही है ये चीज़ें, यहाँ पे भी हो रही हैं बेटा, ठीक है। द 20th century forest covered about 30% of the land of India. By the end of century it shrunk to 21.54%, whereas the national forest policy, अगेन एक पॉलिसी आ रही बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। आज हम कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे बेटा, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे तुम लोग को पूरा टोटल। Whereas the national forest policy of India has recommended 33% forest loss, forest cover for the plains and 67% for the hills. How does deforestation occur? A number of human activities contribute to it. One of the major reasons is the conversion of forest to agricultural land. या तो हम कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैटल्स के फीड के लिए यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गया। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जिस तरीके से पॉपुलेशन इन्हेंस हो रही है उस तरीके से फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें कल्टिवेटिंग एरिया, हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर एक्स्ड फॉर टिम्बर, ठीक है, फायरवुड, कैटल रेंचिंग एंड फॉर सेवरल अदर पर्पजेज। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। दिस इज़ लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक जगह गए, वहाँ पे हमने फॉरेस्ट को पूरा कट कर लिया, एग्रीकल्चर किया, ठीक। फिर वहाँ से हम शिफ्ट होने लगे, फिर हमने उस जगह को पूरा जला दिया, जो वहाँ पे यूज़ हुआ था, जो वहाँ पे रिमेनिंग रह गए थे उसको जला दिया, राख में कन्वर्ट कर दिया, फिर वहाँ से शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो इसलिए इसको जूम कल्टीवेशन कहते हैं और शिफ्टिंग कल्चर, ठीक है, शिफ्टिंग, पूरी पॉपुलेशन वहाँ से फिर शिफ्ट हो गई, ठीक, शिफ्टिंग कल्चर। और यू कैन से जूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन। In slash and burn agriculture, the farmers cut down the trees of the forest, cut down the trees of the forest and burn the plant remains, जो remaining रहेगा उसको burn कर देंगे। The ash is used as a fertilizer and the land is then used for farming और cattle grazing। उसके बाद फिर वहाँ से यूज़ करेंगे, फिर वो लास्ट में फिर से उसको जो भी रिमेनिंग्स रहेंगे उसको जला देंगे एंड नेक्स्ट जगह वो मूव कर जाएंगे। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज़ लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी। और इस चीज़ को जब एक जगह फॉरेस्ट बनने में हज़ारों साल लगते हैं तो फिर इसको रिकवर करने में भी इट विल टेक टाइम। द फार्मर्स देन मूव ऑन टू द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? जूम कल्टिवेशन। क्लियर है बेटा? In earlier days when zoom cultivation was in prevalence, enough time gap was given so that the land recovered from the effect of cultivation. With increasing population and repeated cultivation, this recovery phase is done away with, resulting in the deforestation. Again, it is related to human population. What are the consequences of deforestation? One of the major effect is enhanced carbon dioxide concentration in the atmosphere. CO2 अगर वो प्लांट कम कर दो तुम, अमाउंट ऑफ प्लांट्स पॉपुलेशन कम कर दो प्लांट की, ठीक है, और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली उस एरिया में CO2 कंसनट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि CO2 को डायरेक्ट यूटिलाइज कौन कर रहे हैं? प्लांट ही करते हैं। कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्रीज दैट कुड hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation. डिफॉरेस्टेशन, अब ये क्या है? बायोमास में कन्वर्ट होना, मतलब उसका कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्टरप्ट हाइड्रोलॉजिक साइकिल, डिस्टर्बेंस होगा,
causes soil erosion and may lead to desertification in extreme cases. अगर ये चीज़ बहुत कंटिन्यूली चली तो उस जगह पे फिर से हज़ारों साल बाद या 500 से 1000 साल के बीच में वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो दैट इज़ डिजर्टिफिकेशन। रिफॉरेस्टेशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम रिफॉरेस्टेशन करने लगे, हम खुद से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, खुद से प्लांटिंग करें बहुत सारी। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वॉज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ठीक, कभी वहाँ पे फॉरेस्ट रहा होगा लेकिन उसको डिफॉरेस्टेशन किया गया, देन अगेन वहाँ पे फिर से प्लांटिंग की गई और एक फॉरेस्ट को फॉर्म किया गया। ठीक है, रीस्टोरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुआ ये, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, उसमें वो नेचुरली भी हो सकता है। हाउ एवर वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग ट्रीज विद ड्यू consideration to biodiversity that earlier existed in that area. क्लियर? तो एक हम रेट को कंट्रोल कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैसेज आया, उससे याद आया मुझे, कल तुम लोग के टेस्ट की टाइमिंग भी मुझे रखनी है, तो कल संडे, ठीक है, हम मैसेज कर देंगे तुम लोग को, 2 बजे के करीब टेस्ट रखेंगे नीट वाला। फिर केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए मैंने पहले भी बताया बेटा, ट्रेडिशनली काफ़ी लोग अवेयर है। जैसे एक ट्रेडिशनल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग किसी जगह पे कोई प्लांट, कोई पीपल बरगद के प्लांट को देखें, तो ट्री को देखें, तो वहाँ पे हमें नीचे अगर एक पत्थर रखा मिलेगा और उस पर सिंदूर टिक्का माला लगा दो, तो ऑब्वियसली उस प्लांट को कोई, उस ट्री को कोई कट नहीं करने आएगा। ठीक है, इस तरीके का हमने एक कंजर्वेशन वाले पोर्शन में हमने एक आइडिया लिया था। अब अगर हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए कोई केस स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो राजस्थान के एक बिश्नोई समाज है राजस्थान में बेटा, जो कि आपका बहुत अभी वेल नोन है। सलमान खान का जो वो वाला है ना, हिरन वाला केस, उसमें वो अगेंस्ट में है सलमान खान के, तो उसके लिए उनको जाना भी जाता है। और उसी बिश्नोई समाज की एक अमृता बिश्नोई थी जिनके ऊपर ये केस स्टडी है। ठीक है, उन्होंने प्लांट को ट्री को कट होने के पहले उनके एरिया का जो ट्री कट हो रहा था, और ये 1731 के अराउंड के बात है बेटा, वहाँ पे जब उस टाइम कट किया जा रहा था, और ये कैसे कट हो रहा था कि राजा ने ऐसे बोला कि एक नया महल वहल बनाना है उनको, और उसके लिए जो भी उनको रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसे समझ लो कि ये कुछ भी जो भी मेल्ट करने के लिए उनको ज़रूरत होगी, उसके लिए उन्हें आग जलानी पड़ेगी। आग जलाने के लिए उनको वुड की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, या कुछ वहाँ पे उनको ऐसा फर्नीचर टाइप का भी बनवाना है तो भी वो वुड की रिक्वायरमेंट होगी। तो समहाउ एक पूरा किले को बनाने के लिए उन्हें वुड की रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि फॉरेस्ट को कट कर लाओ और वुड कलेक्ट करो। ठीक है, तो नियर बाय विलेज में ही लोग, वहाँ के जो भी राजा के सैनिक वैनिक थे, वो लोग जाने लगे। तो वहीं पे उनका एक इंटरेक्शन हुआ एक लेडी से जिनकी बेटियां भी थी, और वो लेडी ने डिनाई कर दिया, मतलब मना कर दिया कि नहीं, आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कट ही करना है तो पहले मुझे कट करो, फिर उसके बाद पेड़ को, और वो उसको हग करके खड़ी हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको कट कर दिया गया। उनकी बेटियां भी ये देख के खड़ी हुई, उनकी बेटियों को भी कट कर दिया गया। एंड उससे एक रिवोल्यूशन चला कि इस तरीके का फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने पेड़ के लिए जान दी हो, और एक आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ पे ये चीज़ें फैलती गई, और कई लोग इसमें मतलब नंबर ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व हुए, कई लोगों को कट किया गया। लेकिन जैसे जैसे ये बात फैली और राजा तक ये बात पहुंची, तो ऑब्वियसली एक राजा कभी प्रजा के अगेंस्ट में नहीं सोचता, अच्छा राजा, तो उसने ये अपना जो भी ऑर्डर था उसको वापस लिया। ठीक है, लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और हिस्ट्री में भी ये है, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो सिविल सर्विसेज के होते हैं वहाँ पे भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। एंड हिस्टोरिकल ये एक ऐसा था जहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी ने
ट्री के लिए अपनी जान दी थी, किसी एक समाज के लोगों ने अपनी जान दी थी। क्लियर बेटा? तो इसी की स्टोरी है। पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। In 1731, the king of Jodhpur in Rajasthan asked one of his ministers to arrange wood for constructing a new palace. The minister and workers went to a forest near a village inhabited by Bisnois to cut down trees. The Bisnoi community is known for its peaceful coexistence with nature. The effort to cut down trees by the king was thwarted बाय द बिश्नोईज। और बिश्नोई वुमेन अमृता देवी, और बिश्नोई लोगों का नेचर से एक अलग तरीके का लगाव है भी, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, ठीक है। शोड एग्जाम्पलरी करेज बाय हगिंग अ ट्री एंड डेयरिंग किंग्स मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। द ट्री मैटर्ड मच मोर टू हर दैन हर ओन लाइफ। सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट heed to her pleas and cut down the trees along with Amrita Devi. Her 3 daughters and hundreds of other Vishnois followed her and thus lost their lives in saving trees. Now, where in history do we find a commitment of this magnitude when human beings sacrifice their lives for the cause of the environment? The government of India has recently instituted the Amrita Devi Vishnoi Wildlife Protection Award. और इनको इतना ज़्यादा वैल्यू, मतलब बाद में वही वैल्यू देने वाली बात है, तो एक अवार्ड अब चलता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, जिसको उनके नाम से ही दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। अब हमें पता है कि इस तरीके के अगर हमें कोई इवेंट करने हैं, कोई इस तरीके की चीज़ें अप्लीकेबल करनी होगी, तो वहाँ के लोकल लोग इसके लिए ज़्यादा अवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे हम मेडिकल नॉलेज के लिए ट्राइबल कम्युनिटी, ये सारा जब एग्जांपल दिए थे तब भी हम बताए थे बेटा कि लोकल लोग को उन पेड़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। कोई साइंटिस्ट का ग्रुप आएगा, अगर वो उससे एक्सपोजर उसको मिला तब वो नॉलेज ले पाएगा, बट ऑलरेडी जो वहाँ पे रह रहे हैं तो वो समहाउ नोइंगली अननोइंगली वो उस प्लांट को यूज़ कर रहे होंगे, किसी हो सकता है किसी मेडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया उस चीज़ को नहीं जान रही है। इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह के अगेंस्ट में कुछ लॉ लाना चाहते हैं, तो हमें वहाँ के लोकल लोग को उसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उनका वो लोकल वहाँ पे एक अपना उनका पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है। क्लियर? You may have heard about of the Chipko movement of Garhwal Himalayas in 1974. Local women showed enormous bravery in protecting trees from the acts of contractors by hugging them. ठीक है, इसी तरीके से हर एक पेड़ को गले लगा के लोग वहाँ पे, ये मुहिम भी हुआ था, ये था गढ़वाल का था, वहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। अब इसमें क्या है बेटा, ये तो कब की बात होगी, 1974 की, वो 1731 की बात थी, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक वाला राज आ गया। अब एक भी इंसान की अगर इस वजह से डेथ होगी तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में बहुत कुछ होगी। इतना ईजी नहीं है किसी को मारना कि राजा ने कह दिया और मार दिया, वो चीज़ें हैं नहीं। तो जब इस तरीके का मूवमेंट हुआ तो सारे डिसीजन सब उन लोगों को पीछे हटना पड़ा जो कि वहाँ पे कटिंग करने के लिए गए थे, ठीक है। तो रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज़, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM इन 1980। बेटा ध्यान रखना, 1974 में चिपको मूवमेंट, उसके बाद 1980s। क्लियर? सिक्वेंसली ईयर को याद रखोगे। So as to work closely with the local communities for protecting and managing forest. The return for their services to the forest, the communities get benefit of various forest product, example fruit, gum, rubber, medicine. अब वही है कि वो इस तरीके का अवेयरनेस क्यों करेंगे, क्योंकि उनको लोकल एक बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो उसी तरीके का एक कहें कि रिवॉर्ड की तरह उनको जो भी उस फॉरेस्ट में फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिनल पर्पस से यूज़ हो रहा है, उसमें उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराए दिए, ठीक है, एंड लोकली वो कंजर्व भी किए, एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। और इसी के साथ ये कथा हुई समाप्त, चैप्टर हो गया ख़त्म। आज मैंने बहुत ज़्यादा बेटा कुछ NCERT के बाहर हम लोग गए नहीं हैं ज़्यादा, थोड़ा सा मॉड्यूल से देखोगे तो मॉड्यूल में भी यही सारी इन्फॉर्मेशन
और आपको ईयर पे फोकस करना है। आपको जो जो डेटा दिया हुआ है, जो भी लॉज आए हैं, उन सारे एक्ट को, इन्वायरमेंटल एक्ट, सारे एक्ट को ध्यान में रखना है। ठीक, जो केस स्टडी है वो केस स्टडी किस लोकेशन की है, कौन सा पर्सन उससे रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। एंड फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करो। कल टेस्ट दो, परसों टेस्ट दो, टेस्ट पे टेस्ट करते रहो। फिर एक यूनिट जो रह गई है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड पैरेलली रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, और जो भी तुम लोगों को भी डाउट हो तो डाउट सेशन के लिए 3 to 5 आओ, पूछो, इंटरेक्ट करो। अब बहुत हो गया, छुट्टी बहुत हो गया, घर में प्रिवेंशन लेके आओ, एकदम अटेंटिव रहो। ठीक है सब अच्छे से रहो, हेल्थ का ध्यान रखो एंड फटाफट इन सब चीज़ों को कवर करके कंप्लीट कर लो। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, और इन्फॉर्म कर देना मुझे ये कंप्लीट हो जाए लेक्चर तो।